हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी का चैप्टर 7 जिसका नाम है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि हमें प्राइमरी स्तर पर किस प्रकार के भवन का निर्माण जो है विद्यालय में करना चाहिए। आज हम बात करेंगे विद्यालय भवनों के संबंध में शिक्षा आयोग के सुझाव। यानी हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो भवन बनाने के संबंध में किस प्रकार के सुझाव जो है उनके द्वारा दिए जाते हैं कि कैसी हमें इमारत का निर्माण करना चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो विद्यालय भवनों के संबंध में शिक्षा आयोग के सुझाव हैं, उन सुझावों की बात करेंगे। सबसे पहले, केंद्रीय व राज्य सरकारों में बजट में विद्यालयों की इमारतों के लिए नियत की जाने वाली धनराशि में क्या किया जाए, वृद्धि की जाए। और इसके साथ साथ ही जो समुदाय में साधनों को बराबरी के आधार पर हमें क्या करना चाहिए, बराबरी के आधार पर उनको प्राप्त करना चाहिए। मतलब कि जितने संसाधन राज्य सरकारों को प्राप्त होते हैं उतने ही जो है वो केंद्र सरकारों को भी प्राप्त होने चाहिए। ठीक है। तो जब भी आप देखते हैं कि हम हर चीज के लिए क्या बनाते हैं, बजट बनाते हैं। ठीक है। तो बजट का निर्माण जब भी होता है तो आपको पता है कि किसी भी राज्य या फिर केंद्र सरकार में हर एक चीज के लिए बजट का पहले से ही निर्धारण कर दिया जाता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि शिक्षा, क्या किया जाता है कि सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी पहले से ही एक बजट का या फिर आप कह सकते हैं धनराशि का शिक्षा के क्षेत्र के लिए पहले से ही धन राशि जो है वो पहले कर ली जाती है, नियुक्त कर ली जाती है कि कितना खर्च जो है वो शिक्षा पर किया जाएगा। ठीक है। पहले से ही हम क्या कर लेते हैं, उसे फिक्स कर लेते हैं। ठीक है। अब इस धनराशि में देखिए जो स्कूल पे, जैसे आप एजुकेशन पे बात करेंगे बजट की, तो एजुकेशन में यानी शिक्षा में हमारे पास दोनों ही प्रकार के विद्यालय आते हैं। ठीक है। एक वो विद्यालय जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होंगे, एक वो विद्यालय जो आपकी राज्य सरकार यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको संचालित करेगी। तो केंद्र सरकार ही क्या करती है, हर एक चीज को आपको बांट देती है। तो आपके क्षेत्र को क्या मिलता है, आपके क्षेत्र को बजट के आधार पर एक अमाउंट मिलता है, और उस अमाउंट से आपके स्कूल में जितने भी स्कूल हैं उनके लिए शिक्षा के क्षेत्र के लिए अलग से क्या निकाला जाएगी, कुछ धनराशि निकाली जाएगी। तो जो भी धनराशि निकाली जाती है, ठीक है, उस धनराशि में क्या करना है, हमें बढ़ोतरी करनी है। ठीक है, बढ़ोतरी, ताकि हमारी जो आवश्यकताएं हैं, ठीक है, कि विद्यालय की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की क्या की जा सके, पूर्ति की जा सके। ठीक है। तो पूर्ति में कि जैसे आप के विद्यालय की अगर इमारत अच्छी नहीं है तो उसको क्या कराया जाएगा, इमारत को दुरुस्त कराया जाएगा। ठीक है। उसको, उसकी आप कह सकते हैं कि हम क्या कराएंगे, मरम्मत। ठीक है। इमारत की मरम्मत की अगर आवश्यकता है तो वो करवाई जाए। या फिर आपको लगता है कि आपकी बिल्डिंग में, आपकी इमारत में, ठीक है, नए कक्षा की आवश्यकता है, नई कक्षाओं की आवश्यकता है कि बच्चे अधिक है, कक्षाएं कम है, उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो उसके लिए भी क्या हो कि धनराशि, मतलब कि धनराशि में क्या की जाए, बढ़ोतरी की जाए, ताकि जो इमारत है, ठीक है, उनके लिए मतलब बिल्डिंग को मेंटेन करने का जो अमाउंट है उसको क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। ताकि जो संसाधन है, कि जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा संसाधन उपलब्ध है, कहीं पर बहुत कम है। तो किसी भी विद्यालय में, चाहे वो राज्य सरकार का हो चाहे वो केंद्र सरकार का है, संसाधनों की कमी के कारण जो है वो शिक्षा पर प्रभाव ना पड़े, शिक्षा पर उसका प्रभाव ना पड़े। तो केंद्र सरकार मतलब शिक्षा आयोग कह रहा है कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है, उस अमाउंट को बढ़ाने की कोशिश करनी है, चाहे वो स्कूल केंद्र सरकार का हो चाहे वो स्कूल राज्य सरकार का हो। ठीक है। उनके विद्यालयों की जो इमारतें हैं उनको हमें क्या करना है, फिक्स करना है कि इतनी धनराशि जो है हर साल स्कूल की इमारत को बेहतर बनाने के लिए, उसकी इमारत को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, तो किया जाएगा, ताकि स्कूल में जो संसाधन है उनकी कमी के कारण किसी भी विद्यालय की शिक्षा पर कोई प्रभाव ना पड़े। और इसमें स्कूल के साथ साथ, विद्यालय के साथ साथ, हमारी सरकार के साथ साथ जो समुदाय है, समुदाय भी साधनों को क्या करे, बराबरी के आधार पर पर्याप्त किया जाए। मतलब कि हर एक समुदाय भी थोड़ी सी कोशिश करे विद्यालय के लिए बेहतर चीजों का को अरेंज करने की।
दूसरा जो सुझाव दिया गया है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय भवन के निर्माण के लिए स्थानीय पहल व योगदान को क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, स्थानीय पहल का मतलब क्या होता है कि जैसे जब भी आप ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जब शिक्षा व्यवस्था की बात आती है तो इस शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा, आपकी ग्राम पंचायत करती है। ठीक है, ग्राम पंचायत कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको लग रहा है कि आपके क्षेत्र में अच्छा विद्यालय नहीं है या आपके क्षेत्र में विद्यालय होना चाहिए या बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए दूर जाना पड़ रहा है या फिर प्राथमिक विद्यालय आपके विद्यालय में नहीं है, तो वहाँ के जितने भी स्थानीय मतलब वहाँ रहने वाले जो लोग होते हैं उन स्थानीय लोगों के द्वारा क्या किया जा सकता है, मिलकर, ठीक है, वो क्या करें, मिलकर विद्यालय का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, मिलकर विद्यालय का निर्माण करें। तो जो आपने देखा है कि सरकार जो व्यवस्था करती है उस व्यवस्था को करने में समय लग जाता है या सरकार को परमिशन लेनी पड़ती है, तो इतना इंतजार आपको ना करना पड़े तो आप अपने आधार पर क्या कर सकते हैं, एक विद्यालय की स्थापना स्वयं कर सकते हैं। वहाँ के जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ उनके द्वारा की जा सकती है। आपके द्वारा जो विद्यालय बनाया जाएगा हो सकता है बाद में सरकार से, ठीक है, सरकार क्या करे उस तरफ ध्यान दे, तो सरकार से आपके विद्यालय को आर्थिक रूप से क्या मिल जाए, सहयोग मिल जाए। ठीक है, प्रमाणिता मिल जाए कि प्रमाणित कर दिया जाए कि बहुत अच्छी पहल जो है लोगों ने की है, उसको एक जो हम कहते हैं कि ऑथराइजेशन होना चाहिए, विद्यालय की प्रमाणिता होनी चाहिए, वो सरलता से आपको मिल सकती है। तो आप अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बेहतर शिक्षा की क्या कर पाएंगे, व्यवस्था कर पाएंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों को इस कार्य के लिए क्या करना चाहिए, अपने आप को प्रोत्साहित करना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए ताकि आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा जो है वो उपलब्ध हो सके। सरकार तो कोशिश करती है लेकिन आप अपने आधार पर भी क्या कर सकते हैं, व्यवस्थाएं कर सकते हैं और सरकार आपको इस चीज में सहयोग भी देती है। फिर आप देखेंगे कि तीसरा जो सुझाव है हमारे पास, विद्यालय भवनों पे शीघ्र निर्माण के लिए, विद्यालय भवनों को जल्दी से बनाने के लिए क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के निर्माण कार्य स्थानीय समुदाय के द्वारा ग्राम पंचायतों तथा शहरी नगर पालिकाओं को सौंप देना चाहिए। कि जब भी क्या हो रहा है, मान लीजिए किसी ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो रही है, एक विद्यालय का निर्माण हो रहा है, ठीक है, विद्यालय का निर्माण हो रहा है और इस विद्यालय के निर्माण कार्य को किसको सौंप देना चाहिए, हमें ग्राम पंचायतों को, अगर किसी गांव में विद्यालय बन रहा है तो। ठीक है, और अगर विद्यालय कहाँ बन रहा है, किसी शहरी क्षेत्र में बन रहा है, तो शहरी क्षेत्र में अगर कोई विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है तो उस विद्यालय निर्माण की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो किसको देनी चाहिए, हमें जो नगर पालिका है, जिसे आप कहते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, नगर पालिकाओं को हमें दे देना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि जो कार्य है, एक तो वो कार्य क्या होगा, तेजी से होगा। ठीक है, दूसरा ये है कि आपके जो समुदाय के मतलब आसपास के जो लोग होंगे वो भी इसमें क्या कर पाएंगे, अपना सहयोग दे पाते हैं। ठीक है, तो आपका जो विद्यालय है उसका निर्माण शीघ्र हो पाएगा, तेजी से। ठीक है, तेजी से जल्दी जो है हर एक चीज की आप क्या कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं, जल्दी उसकी शुरुआत होगी, जल्दी लोगों को जो है अवसर प्राप्त होगा उसके द्वारा शिक्षा को प्राप्त करने का। तो ऐसे कार्यों को हमें, कि सरकार के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, तो इन कार्यों को हमें ग्राम पंचायतों को जो है वो दे देना चाहिए। अगर शहरी क्षेत्र में है तो नगर पालिकाओं के द्वारा करवाना चाहिए ताकि चीजों का निर्माण तेजी से और जल्दी से हो, बेहतर तरीके से हो और जल्दी जल्दी जो है हम क्या कर पाए, संसाधनों को उपलब्ध करा पाए। चौथा सुझाव ये है कि विद्यालय भवनों के निर्माण कार्य की देख रेख यानी देखभाल, उसका मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक राज्य में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत एक शैक्षिक भवन वर्ग की स्थापना होनी चाहिए, विकास वर्ग की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, ये शब्द अधूरा है तो यहाँ पर विकास आएगा। तो मतलब विद्यालय की जब भी क्या हो रहा है, किसी स्कूल की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, तो वो फॉर्मेशन, ठीक है, का को देखना
कि वो सही समय पर हो रही है या नहीं हो रही है, या वो बहुत लंबी डिले तो नहीं हो रही है, या फिर उसमें किसी चीज के लिए अगर मार्गदर्शन की आवश्यकता है, ठीक है, कि कहीं पर गाइडेंस की आवश्यकता है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो राज्य है उस राज्य में सार्वजनिक निर्माण भवन की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना। ठीक है, मतलब जैसे हर एक चीज के लिए डिपार्टमेंट होता है, ऐसे ही विद्यालय के निर्माण के लिए एक डिपार्टमेंट जो ये देखेगा जो विद्यालय का निर्माण हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, उसमें कोई कमी है तो उस कमी को दूर करेगा, अगर उसमें देर हो रही है तो उसकी देर होने का पता करेगा कि क्यों इतनी देर लग रही है किसी भी विद्यालय के निर्माण में। ठीक है, तो उसमें होने वाली देरी का कारण जो है उसका पता लगाएगा, उस काम को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग होना चाहिए। ठीक है, जो क्या करेगा, जितने भी आपके क्या है शैक्षिक भवन हैं उनके विकास के लिए क्या की जाएगी, एक वर्ग की स्थापना, एक विभाग की क्या की जाए, स्थापना की जाए, ताकि एजुकेशन के स्तर पर किसी भी चीज का अगर विकास हो रहा है, किसी चीज को विकसित किया जा रहा है, किसी स्कूल का निर्माण हो रहा है या किसी लाइब्रेरी का निर्माण हो रहा है जो समाज के लिए बनी है, ठीक है, सार्वजनिक रूप से आपके कार्यों को सरल बनाने के लिए बनी है, तो उसके निर्माण में इतनी देर क्यों हो रही है, कहाँ पर रुकावट है, क्यों काम कम पड़ गया है, क्यों काम धीरे हो गया है, तो उसके लिए जैसे एजुकेशन के लिए हर तरह के विभाग है, तो ऐसे ही उसकी फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए, एक सार्वजनिक निर्माण विभाग होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये विद्यालय के निर्माण में जितनी भी समस्याएं हैं उनको सरल करके उनके निर्माण को तेजी से आगे बढ़ाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। फिर हम बात करते हैं विद्यालय संगठन और इसके सिद्धांतों के बारे में। विद्यालय संगठन यानी कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और इसके सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल। तो स्कूल की आवश्यकता, तो आधुनिक युग में जटिलताओं, समस्याओं, भौतिकता और विज्ञान का युग है। मतलब आज का आपको जो समय देखने को मिलता है, क्या हमारे पास जो प्रेजेंट टाइम है, आधुनिक समय का होता है कि अब जो समय आपके पास चल रहा है, ये प्रेजेंट टाइम कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। जटिलता का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स यानी मुश्किल है। ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम है ये कैसा है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं। और ये कैसा है, भौतिकवादी संस्कृति का है। ठीक है, मतलब फिजिकल जो अरेंजमेंट्स होती हैं, भौतिकतावादी जो वस्तुओं से जुड़ा है। ठीक है, और कैसा वो युग है, साइंस यानी कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी का युग है, कि हर चीज जो है वो टेक्नोलॉजी से जुड़ी है, साइंस से जुड़ी है। और ऐसे समय में हमारे स्कूल की अपनी क्या हो जाती हैं, अलग आवश्यकताएं हो जाती हैं। ठीक है, तो आपने देखा आजकल स्कूलों में आधुनिक चीजों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। अगर स्कूल में भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो, बच्चों के लिए अच्छे अरेंजमेंट्स ना हो, तो ऐसे स्कूल आपको जो है वो बेहतर या अच्छे नहीं लगते। तो इस युग में स्कूल आवश्यकताएं जो है वो कैसी होनी चाहिए, वो महत्वपूर्ण, उनको पूरा करने के लिए हमारे पास एक महत्वपूर्ण साधन होना चाहिए। प्राचीन युग में बच्चे जो हैं वो परिवार में रहकर ही समस्त रीति रिवाजों को, विश्वासों को, भाषा, धर्म और नैतिक मूल्यों को जो है वो आसानी से ग्रहण कर लेते थे। लेकिन अब आपको देखने को मिलता है कि अब जब वैज्ञानिक युग है, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, तो ऐसे समय में विकास ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्या लेकर आई है, क्रांति लेकर आई है, कि बच्चों को सिखाने के लिए हम अलग अलग मेथड का, अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, सरल रूप से सिखाने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर उन मानवीय गुणों के समावेश की बात करते हैं जो लोगों में पहले स्वाभाविक रूप से आते थे। लेकिन अब हम क्या बात करते हैं कि बच्चों के अंदर क्या होने चाहिए, मानवीय गुणों को हमें विकसित करना है। ठीक है, उनके अंदर क्या करना है, नैतिक गुणों को विकसित करना है। लेकिन पहले इतनी समस्या नहीं होती थी, लोग जिस परिवार में रह रहे हैं वहीं के रीति रिवाजों को, वहीं की चीजों को देखकर, भाषा के आधार पर, चीजों के आधार पर, नैतिक मूल्यों के आधार पर चीजों को सीख लेते थे। लेकिन अब हमें बच्चों के अंदर इन चीजों को क्या करना पड़ता है, विकसित करना पड़ता है। और इन चीजों को विकसित करने का में एक
आपके पास जो तरीका है वो क्या है, विद्यालय। कि विद्यालय के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इन चीजों को बेहतर बना सकते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप, इसके फल स्वरूप आपको ये देखने को मिलता है कि जीवन के परस्पर संबंध में व्यापक हो रहे परिणाम स्वरूप हमारी विरासत भी कैसी हो रही, व्यापक हो रही है। मतलब जैसे जैसे आपको जीवन के अलग अलग चीजें जो है वो पहले से अलग और जो है बहुत ज्यादा फैली हुई नजर आती है, विस्तार नजर आता है, इसी प्रकार से हमारी जो विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, मूल्य है, उनमें भी बहुत ज्यादा व्यापकता आ गई है। और इस व्यापक विरासत को हम आज अनौपचारिक साधनों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण नहीं कर सकते। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि किसी भी बच्चे को, ठीक है, आजकल के आधुनिक युग में बच्चों को केवल घर या अनौपचारिक अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि वो शिक्षा जो आपको अपने वातावरण, घर परिवार से मिलती है, अनौपचारिक शिक्षा से हमारी जो व्यापक विरासत है, व्यापक विरासत में मतलब बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आपकी संस्कृति आ गई, ठीक है, आपकी अपनी संस्कृति, आपके मूल्य आ गए, ठीक है, आपकी परंपराएं आ गई, आपके नैतिक मूल्य आ गए, मानवीय गुणों की बात कर रहे हैं। सभी चीजों को हमें क्या करना है, हम अनौपचारिक रूप से व्यापक विरासत जो है एक पीढ़ी से, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। ठीक है, कि बच्चे घर पर जो चीजें हो रही हैं ना तो उस पर फोकस करते हैं, और इसके लिए हमारे पास क्या है, स्कूल की आवश्यकता है, एक अच्छे बेहतर स्कूल की आवश्यकता है जो हमारे इन सभी कार्यों की पूर्ति में क्या करेगा, सहयोग करेगा। तो इसका जो हस्तांतरण है केवल शिक्षा के माध्यम से, मतलब हम क्या करना चाहते हैं, इन चीजों को क्या करना चाहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर आप स्थानांतरित करना चाहते हैं तो आपके पास इसका केवल एकमात्र साधन है, और वो साधन क्या है आपके पास, एजुकेशन। कि शिक्षा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि आधुनिक युग की पीढ़ी में बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, वो बदलाव जो हम समाज के आधार पर चाहते हैं, ठीक है, बदलाव लेकर आया जा सकता है। तो इसका लिए आपके पास एकमात्र साधन है शिक्षा, कि शिक्षा के माध्यम से हम ऐसा कर सकते हैं। तो स्कूल एक ऐसा ही साधन है, ठीक है, जिसमें बच्चे को कुशल व्यक्तित्व की सुव्यवस्थित वातावरण में, ठीक है, कि वहां पर क्या है आपके लिए एक बेहतर व्यवस्था है, बच्चों के लिए क्या की जाती है, व्यवस्था की जाती है, उनके लिए एक वातावरण का निर्माण किया जाता है, ठीक है, और उस वातावरण में से उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, बेहतर चीजें जो है वो सीख पाते हैं, तो उनके अंदर इन सभी चीजों का क्या होता है, समावेश होता है, कि हम उन्हें अपनी रीति रिवाजों के बारे में भी क्या करा पा रहे हैं, अवगत करा पा रहे हैं। ठीक है, तो स्कूलों में या फिर विश्वविद्यालयों में आपने देखा है, कॉलेज में आपने देखा है, अलग अलग संस्कृति के आधार पर चीजों को के द्वारा बच्चों को शिक्षित करना, ठीक है, नई नई चीजों को अपनी शिक्षा का एक भाग बनाना, ताकि बच्चे इनसे क्या हो सके, परिचित हो सके, उसका आधार, ठीक है, तो रीति रिवाजों से, परंपराओं से उनको शिक्षित करना जो है वो विद्यालय जो है करने में, स्कूल यानी हमारा विद्यालय क्या करता है, सहयोग करता है, एक अच्छा वातावरण जो है वो बच्चों के लिए तैयार करता है, सुव्यवस्थित तरीके से हर चीज व्यवस्था के साथ उनको सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस व्यवस्थित तरीके से जब वो शिक्षा ग्रहण करने में सफल होते हैं तो विद्यालय एक सामाजिक संस्था के रूप में आपको देखने को मिलता है,
जिसका निर्माण हमने समाज में उन आदर्शों की और उन हितों की पूर्ति के लिए, मतलब उन चीजों को बेहतर बनाने के लिए किया है जो हमारे समाज का हिस्सा है। जो हम चाहते हैं कि बच्चों को हमारे समाज में एक नागरिक होने के नाते उनके अंदर इन चीजों को जानना जो है बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, समाज में आदर्शों और हितों की पूर्ति के लिए ऐसे वातावरण के निर्माण करते हैं तो बच्चों को एक सामाजिक जीवन सरल रूप से जीने के लिए क्या करेंगे, तैयार करेंगे। फिर अमेरिका के शिक्षा शास्त्री जिनका नाम जॉन डीवी है, वो ये कहते हैं कि स्कूल क्या है, एक लघु समाज है। तो स्कूल में जितनी भी बातें आप सीख रहे हैं वो आकर आपके समाज का ही एक रूप बनेगी। तो आपको एक लघु समाज में जो है वो परिवर्तित किया जाता है। स्कूल को समाज का दर्पण भी कहा जाता है कि स्कूल में आपको वही चीजें सिखाई जाएंगी जो समाज के आधार पर उचित होती हैं। तो स्कूलों में समाज के आदर्श के रूप में, मतलब समाज के जितनी भी जो अच्छी बातें होती हैं, ठीक है, जितनी भी जो बेहतर चीजें होती है, जो एक सामाजिक प्राणी होने के नाते आपको जिनका पालन, जिन नियमों के आपका अनुसरण करना चाहिए, उनको आदर्श मानकर स्कूलों की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है कि हम स्कूलों में ऐसी व्यवस्थाएं करते हैं जो हमारी समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, जो हमारे समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो उसको अपने एजुकेशन का क्या बना लेते हैं, हिस्सा बना लेते हैं। और इस माध्यम से हम हर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उन बातों को क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं जो हमारे समाज के लिए, हमारे जीवन के लिए या आपके आने वाले भावी जीवन के लिए क्या है, आवश्यक और उपयोगी होते हैं। तो स्कूल इसके लिए क्या बनता है, एक साधन बनता है, एक तरीका आप कह सकते हैं, एक माध्यम कह सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, इस चीज को हर जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आज के समय आपने देखा है कि बच्चे अपने परिवार से, अपने समाज से वैसी चीजें नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, या फिर इतनी ज्यादा जो न्यूक्लियर फैमिलीज जो है बढ़ गई हैं कि अब वैसा एनवायरनमेंट या वैसा वातावरण जो है बच्चों को नहीं मिल पाता जो पहले उनके लिए उपलब्ध होता था। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, उसके जो समस्या हैं उनको सरल करने में हमारी सहायता करती है। फिर हम बात करेंगे इसके गठन के बारे में। गठन की मतलब होता है इसका स्थापना। ठीक है, तो गठन यानी किसी भी चीज की स्थापना, या फिर आप कह सकते हैं जब हम किसी चीज को बना रहे हैं तो उसको भी हम कहते हैं कि क्या है, ये एक तरह का एक गठन किया जा रहा है। ठीक है, कि जब बहुत सारी चीजों को आप एक साथ ले आए और उसको हमने एक ही जगह पर लेकर बना दिया तो वो क्या है, गठन। तो गठन दो शब्दों के अर्थ को दर्शाता है। ठीक है, एक शब्द तो हमें ये बताता है गठन का कि किसी के अधीन काम करना। जैसे कि हम कह सकते हैं कि स्कूल में, जब भी कोई स्कूल है, जब वो किसी स्पेशल कम्युनिटी के द्वारा बनाया गया है तो वो स्पेशल कम्युनिटी के अधीन क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि किसी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप क्या कहते हैं कि संगठन। ठीक है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की बात हो रही है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, ये एक तरह का क्या है, संगठन। संगठन से आप समझिए कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, और वो चाहता है कि वो समाज के लिए कोई सी ऐसी चीज का निर्माण करे जो हमेशा समाज के हित के लिए कार्य करे, लोगों को लाभ मिले उससे। तो किसी एक व्यक्ति ने क्या किया, कई सारे लोगों के साथ मिलकर, ठीक है, बहुत सारे अपने अपने समाज के लोगों के साथ मिलकर मान लीजिए किसी एक संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का क्या कर दिया, गठन कर दिया। तो अब मान लीजिए कि इस व्यक्ति ने, कि इसमें क्या है, एक अहम भूमिका है। ठीक है, उसने उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। ठीक है, सबको एकत्रित किया, इसका लक्ष्य बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। तो कोई भी चीज है वो किसके, मतलब इस तरह का संगठन क्या करेगा, इसके अधीन काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात उस व्यक्ति की मानी जाएगी, उस व्यक्ति के जो भी मत होंगे, जो भी सहमति होगी, वो संगठन के सभी व्यक्तियों के द्वारा मानी जाएगी। तो मान लीजिए किसी स्कूल की स्थापना की जा रही है और वो स्कूल किसी स्पेशल कम्युनिटी के, मतलब किसी धार्मिक संस्था का के नीचे काम कर रहा है, या किसी धार्मिक संस्था के द्वारा बनाया गया है, या किसी विशेष कम्युनिटी के लोगों के द्वारा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लीजिए कोई जाट संगठन है, तो उसके अधीन, कि उसके द्वारा स्पेशल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा बनाई गई कोई भी चीज हमेशा उसके क्या करेगी, अधीन काम करेगी। ठीक है, तो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा उस चीज के अधीन, तो उसके द्वारा जो भी बनाया गया स्कूल है वो उन व्यक्तियों के अधीन कार्य करेगा, उन व्यक्तियों की बातों को मानकर कार्य करेगा।
तो ये संगठन का अर्थ क्या है? नियंत्रण करने वाली संस्था। ठीक है, तो इस आधार पर जब कोई संगठन काम कर रहा है तो आप उसे क्या कहेंगे? ये कैसा संगठन है? नियंत्रण करने वाली संस्था है, कि दूसरी चीज को क्या कर रही है? कंट्रोल करने वाली। फिर इसका दूसरा अर्थ है कि इस वाक्य से स्पष्ट होता है कि स्कूलों का जो गठन है वांछित स्तर का है। वांछित स्तर होता है कि जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि समाज में विद्यालय होना चाहिए, विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए जो बच्चे के हित के लिए काम करेगी, समाज के लिए काम करेगी, समाज में लोगों को अवसर देगी शिक्षित होने का। ठीक है, समाज के उन्नति में सहयोग देगी। तो ये क्या है? एक तरह का वांछित गठन। वांछित मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो हम चाहते हैं कि हमारे समाज का क्या हो? एक हिस्सा हो विद्यालय। तो ये जो गठन है, इससे हमारा तात्पर्य क्या होता है? वस्तुओं की व्यवस्था से, कि हम क्या कर रहे हैं? हम अपने समाज में लोगों के लिए ऐसी संसाधन की, ऐसी चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं जो उनके लिए उन्नति का मार्ग जो है वो क्या करेगी? प्रशस्त करेगी। मतलब उनके लिए उन्नति का मार्ग खोलेगी। वो लोगों की जब उन्नति होगी तो आपके समाज की उन्नति होगी, समाज की उन्नति होती है तो आपके क्षेत्र की उन्नति होती है, क्षेत्रों की उन्नति होती है तो आपके देश की उन्नति होती है। तो वस्तुओं की हम क्या कर रहे हैं? व्यवस्था कर रहे हैं। और गठन का मुख्य कार्य क्या है? कि पूर्व की स्थिति के साथ संबंधित है। मतलब पहले की जो स्थिति थी उस से क्या है? इसका जो है वो संबंध जुड़ा हुआ होता है। और फिर हम कहेंगे कि ये एक ऐसी स्थिति है जब स्कूल को सभी वस्तुओं की व्यवस्था कर ली जाती है। ठीक है, कि क्या है? कि स्कूल क्या है? स्कूल एक ऐसी जगह है, विद्यालय आप कह सकते हैं कि एक ऐसा स्थान है जहां पर हम हर एक चीज को क्या कर लेते हैं? पहले से ही पूर्व निर्धारित कर लेते हैं। पहले से ही सब कुछ हमने निर्धारित कर लिया, और इस चीज को निर्धारित करने के हमारे अपने आधार होते हैं, हमारे अपने मतलब तरीके होते हैं कि किस आधार पर हम शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी विद्यालय की स्थापना करते हैं, उसके लिए आप क्या बनाते हैं? अपनी शिक्षा का एक आधार बनाते हैं, बेस बनाते हैं कि कैसी शिक्षा आपके विद्यालय में प्रदान की जाएगी, आपकी शिक्षा के लक्ष्य क्या होंगे, कैसा स्कूल जो है आप संचालित करना चाह रहे हैं। तो इस आधार पर हम क्या कर रहे हैं? पहले से ही हर एक चीज की व्यवस्था कर लेते हैं। पहले से ही आप स्कूल का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, जैसा स्कूल आपको चलाना है पहले से हम क्या करेंगे? एक स्कूल का निर्माण कर लेते हैं, फिर उसके लिए एक पाठ्यक्रम तैयार कर लेते हैं, फिर उसके लिए शिक्षक की व्यवस्था कर लेते हैं, शिक्षण सामग्रियों की व्यवस्था कर लेते हैं, शिक्षण विधि जो है उसकी व्यवस्था कर लेते हैं। ठीक है, और जो संसाधन आपने देखे हैं स्कूलों में उपलब्ध होते हैं, ठीक है, संसाधनों में भौतिक संसाधन, उसके साथ साथ मानवीय संसाधन, दोनों की ही क्या कर ली जाती है? व्यवस्था कर ली जाती है। ठीक है, और उस आधार पर हम कर रहे हैं? किसी भी स्कूल का संचालन किया जाएगा। ठीक है, उस आधार पर किसी भी स्कूल को संचालित किया जाएगा। तो इसके आधार पर जेबीसीएस, जेबीसीएस क्या है? एक व्यक्ति है, और वो ये कहते हैं उनके अनुसार यह गठन एक यंत्र के समान है। ठीक है, कि किसी भी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का जब गठन किया जाता है तो ये क्या है? एक यंत्र के समान है, और इसमें व्यक्तियों, वस्तुओं, विचारकों, धारणाओं को, प्रतीकों, नियमों और सिद्धांतों, इन सब के योग से बनती है। ठीक है, कि जब हम किसी स्कूल की बात कर रहे हैं, तो किसी स्कूल की जब आप ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, किसी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की जब आप बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक तरह का यंत्र। यंत्र का मतलब क्या होता है? ये इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, मतलब एक ऐसा तरीका आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि क्या है? एक तरह का उपकरण है। ठीक है, हम क्या बना रहे हैं? एक उपकरण बना रहे हैं, और इस उपकरण का इस्तेमाल हम क्या करेंगे? किसी व्यक्ति के निर्माण के लिए करेंगे। और ये उपकरण किन चीजों से बना है? व्यक्तियों से। कि संगठन जो है व्यक्तियों को जोड़कर बनाया गया है, अलग अलग जो लोग हैं उनके द्वारा मिलकर एक चीज की स्थापना की गई। अब हमने उस आधार पर क्या किया? यहाँ पर वस्तुओं की व्यवस्था की, अलग अलग विचार के आधार पर दूसरी चीजों की व्यवस्था की। ठीक है, फिर हमारी अपनी जो धारणाएं, धारणाएं का मतलब होता है कि आपकी अपनी विचार करने के लिए, या धारणा के आधार पर, जैसे आपके क्षेत्र के अपने कुछ रीति रिवाज हैं, या फिर अपने आपके क्षेत्र की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को जो है विद्यालय साथ लिए हुए क्या करेगा? बच्चों को शिक्षित करेगा। ठीक है, तो उसका विशेष प्रभाव आपको विद्यालय का देखने को मिल सकता है। प्रतीकों के आधार पर, प्रतीकों यानी सिंबल्स के आधार पर, मतलब कि हम किसी एक
सिंबल को मानकर या फिर किसी एक चीज को आधार मानकर विद्यालय को संचालित कर रहे हैं। तो जैसे आपने देखा है कि कुछ विद्यालय जो होते हैं वो धार्मिक संस्था ने बनाए हैं, तो वो धर्म को आधार मानकर, धर्म के प्रतीक को आधार मानकर क्या कर रहे हैं, विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई धार्मिक संस्था अगर विद्यालय बना रही हो तो धर्म के आधार पर शिक्षा देगी। मान लीजिए कोई ऐसी विद्यालय है जो विवेकानंद जैसे जो व्यक्ति हैं उनसे इंस्पायर है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा या दयानंद सरस्वती जैसे व्यक्तियों के द्वारा जो इंस्पायर लोग होते हैं, अगर वो ऐसे विद्यालय की स्थापना करें तो आप ये देखेंगे कि वो उनके बताए हुए जो भी मूल्य हैं, जो भी उनके द्वारा बताई हुई बातें हैं, उनको आधार मानकर क्या करेंगे, शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो उनकी बातों को महत्व दिया जाएगा विद्यालय में, उनके द्वारा जो बातें पहले बताई गई थी उन पर विशेष रूप से आप ये देखेंगे कि क्या है, आपको उसका प्रभाव विद्यालय पर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर हम अपने विद्यालय में अपने अनुसार अपने नियम बना सकते हैं कि हमारे विद्यालय में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी तो इसके लिए ऐसे नियम होंगे। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे विद्यालय देखा आपने कि वो को करिकुलर एक्टिविटी को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देते हैं कि बच्चों को गतिविधियों के आधार पर ही हम सिखाएंगे, तो हर चीज के लिए एक्टिविटी प्लान करवाते हैं, हर चीज के लिए गतिविधियां तैयार करवा रहे हैं। कुछ होते हैं जो ये मानते हैं कि एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही भविष्य का निर्माण करती है, तो वो केवल शिक्षा पर फोकस करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एजुकेशन आपने देखे होंगे जो बच्चों को क्या कर रही हैं, अपने उनको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनको क्या करेंगी, तैयार करेंगी, तो उस आधार पर उनके लिए वैसी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो ये नियम हम अपने आधार पर बना सकते हैं कि हम कैसे विद्यालय का संचालन करना चाहते हैं, क्या नियम होंगे, किस प्रकार से कक्षाओं का अरेंजमेंट आप करेंगे, एक दिन में कितनी कक्षाएं लगाई जाएंगी, ऐसे। और फिर कुछ सिद्धांत जिसके आधार पर बच्चों को सिखाया जाएगा। ठीक है, तो उन सिद्धांतों को भी आप क्या कर रहे हैं, तो बना रहे हैं। तो इन सब चीजों का योग क्या कहलाता है, ये एक तरह का क्या है, यंत्र कहलाएगा, उपकरण कहलाएगा विद्यालय, जो इन सब को मिलाकर बना है और सभी गुणों से क्या है, वो परिपूर्ण है। तो मशीन अपने आप में जैसे क्या करती है, स्वयं चलती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने, मशीन आपने देखा है ना, मशीन जब बनती है तो वो किसी एक चीज से बनी नहीं है, वो प्लास्टिक से बनी हो सकती है, वो मेटल की बनी हो सकती है, उसमें अलग अलग तरह के क्या लगाई जाती हैं, वायर लगाई जाती हैं, अलग अलग तरह की मोटर लगाई जाएंगी जो उसके सारे फंक्शंस को क्या करेंगी, बेहतर कर देंगी और आपको एक ही चीज में बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। तो विद्यालय को भी ऐसे ही बनाने की कोशिश की गई है कि उसमें व्यक्तियों के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा, विचार के आधार पर, धारणाओं के आधार पर, प्रतीकों, नियमों, सिद्धांतों के आधार पर हर एक चीज की व्यवस्था एक ही स्थान पे कर दी जाएगी। और जैसे किसी मशीन को प्राप्त करके आपको सारी जो आपकी नीड है, आवश्यकताएं हैं, पूर्ति होती हैं, तो ऐसे ही विद्यालय में जाकर बच्चे की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो व्यक्ति से संबंधित हो, चाहे वो समाज से संबंधित हो, चाहे वो देश से संबंधित हो, चाहे उसके जीवन के लक्ष्य से संबंधित हो, उन सभी आवश्यकताओं की ये क्या करेगा, पूर्ति करेगा। तो मनुष्य के निर्णय और इच्छाओं के अधीन जो है ये चल सकता है कि कैसी शिक्षा आप चाहते हैं, आप अपने बच्चों के लिए कैसी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं, वैसी चीजों की अरेंजमेंट जो है स्कूलों में आपके लिए करवाई जाएगी। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि गठन, गठन का मतलब है कि ये क्या है, एक स्वस्थ शरीर के समान है। ठीक है, कि जैसे आपका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, आप अपने आप को जब किसी मिरर में देखेंगे तो आप स्वयं को देखेंगे, तो जो कुछ भी आपको दिखाई देता है आपका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम किसका नाम देते हैं, गठन का। कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपका बॉडी का हर एक पार्ट जो बेहतर तरीके से जो है भगवान ने बनाया है, और एक स्वस्थ और एक सफल मानव जीवन के लिए एक अच्छे शरीर की जितनी आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आप कह सकते हैं कि अपने देश में बेहतर और अच्छे उन्नति के लिए हमें अच्छे नागरिकों की आवश्यकता है, और वो नागरिकों का निर्माण कहाँ होगा, एक अच्छे और बेहतर स्कूल में हो पाएगा। तो इसलिए हमें ऐसे विद्यालयों का क्या करना चाहिए, गठन करना चाहिए। अतः स्कूल के गठन पे से अभिप्राय क्या है, संस्था की स्थापना से है। स्कूल स्थापित करने के लिए भूमि अर्जन, सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी आप स्कूल की स्थापना करेंगे सबसे पहले उसके लिए आपको भूमि का निर्धारण करना है, कि एक आपको पार्ट देख लेना है कि कहाँ आप अपने स्कूल की व्यवस्था करना चाहते हैं। फिर उस पर भवन निर्माण किया जाएगा, कक्षाएं बनाई जाएंगी। ठीक है, उसमें फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा, स्कूलों में विद्यार्थियों को एडमिशन दिया जाएगा, शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो की जाएगी, और उस आधार पर
किसी भी स्कूल का क्या किया जाएगा, फिर संचालन किया जाएगा कि जब भी क्या होगा, कोई स्कूल क्या हो जाएगा, वो भौतिक और मानवीय संसाधनों से क्या हो जाएगा, परिपूर्ण होगा। मतलब सभी व्यवस्थाएं उसमें क्या हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी, परिपूर्ण होगा। तब हम क्या कर सकते हैं, उस स्कूल को संचालित कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसे चला सकते हैं। तो इस आधार पर हम क्या करते हैं, किसी भी स्कूल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करते हैं। फिर हम बात करेंगे लोकतंत्रीय भारत में स्कूल को संगठन की स्थापना के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, या किस प्रकार से हम क्या करते हैं, स्कूल का गठन करते हैं। तो लोकतंत्रीय भारत में स्कूल संगठन के सिद्धांत कि आज हमारे पास एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, लोकतंत्र है हर जगह पर, और वहां पर स्कूल के निर्माण के लिए अपने ही अलग सिद्धांत होने चाहिए। तो सबसे पहला सिद्धांत क्या होना चाहिए कि स्कूल जब भी आप बना रहे हैं, वो स्कूल कैसा होगा, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए वातावरण को क्या करेगा, तैयार करेगा। ठीक है, कि आपके लिए कोई भी स्कूल क्या करेगा, वो सभी संसाधनों की व्यवस्था करेगा। ठीक है, और ये जो संसाधन है, ये संसाधन क्या करेंगे, आपके सर्वांगीण विकास के लिए एक वातावरण बनेंगे। ठीक है, वातावरण बनेंगे मतलब एक एनवायरनमेंट बनेंगे। ठीक है, तो जैसे आपके लिए मान लीजिए खेल, किसी विद्यालय में खेल के मैदान की व्यवस्था की जाती है, तो ये ध्यान में रखकर कि इससे क्या होगा, बच्चे का शारीरिक विकास होगा। अगर किसी बच्चे की खेल में रुचि है तो उसकी रुचि दबी नहीं रहेगी, उस रुचि को विकसित किया जाएगा, उस क्षेत्र में उसको विकसित किया जाएगा, ताकि वो उस क्षेत्र में से जुड़ सके, अपनी जो रुचि है उसके अनुसार सीख सके। ठीक है, तो जैसे किसी विद्यालय में प्रयोगशाला आपको देखने को मिलती है, ठीक है, लैबोरेटरी आपको देखने को मिलती है, तो वो प्रयोगशाला किस लिए बनाई गई है, वो प्रयोगशाला इसलिए बनाई गई है ताकि अगर किसी बच्चे के अंदर कोई रचनात्मक, ठीक है, रचनात्मक क्या है, प्रवृत्ति है कि वो कुछ नया बनाने की कल्पना रखता है, कुछ नया बनाने की उसके अंदर क्या है, क्षमता है, तो उस क्षमता को दबाना नहीं है, उस क्षमता को क्या करना है, विकसित करना है। लैब के माध्यम से हम उसे क्या करेंगे, अवसर प्रदान करेंगे कि वो स्वयं कुछ बनाने का, स्वयं कुछ करने का, ठीक है, जीवन में कुछ बेहतर बनाकर चीजों के निर्माण को दूसरों को दिखाने का जो है प्रयास करेगा। ठीक है, तो जैसे आपके स्कूल में पुस्तकालय होता है, ठीक है, लाइब्रेरी जिसे आप बोलते हैं, तो पुस्तकालय में जितनी भी बुक्स, जितनी भी पुस्तक होती हैं, उनको ये ध्यान में रखकर लगाया जाता है कि बच्चे की रुचि में, उसकी भाषा में, ठीक है, उसकी पढ़ने की क्षमता में, ठीक है, उसकी रीडिंग जो स्किल्स हैं, उन स्किल्स को हम क्या कर पाएंगे, इससे बेहतर बना पाएंगे। ठीक है, अच्छा बना पाएंगे, उसके अंदर भाषा का विकास कर पाएंगे, और इसके साथ साथ उसके अंदर क्या कर पाएंगे, साहित्य के प्रति, भाषा के प्रति उसकी रुचि को क्या कर पाएंगे, उत्पन्न कर पाएंगे। तो कोई बच्चा कविताएं अगर कहना चाहता है, कविताएं बोलना चाहता है, उसे कविताएं पढ़ना अच्छा लगता है, कहानियां पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, जीवन में उसके हम एक अच्छी हैबिट का निर्माण करना चाहते हैं कि वो किताबें पढ़े, बुक्स पढ़े, अन्य चीजों में अगर वो रुचि नहीं लेता है तो पुस्तकालय क्या करेगा, आपकी इसमें सहायता करेगा। तो ये आपके हर एक विकास को फोकस करके जितनी भी अरेंजमेंट आपको विद्यालय में देखने को मिलती है, वो आपके सर्वांगीण विकास को आधार पर जो है वो की जाती है, ताकि हर तरह के विकास को हम क्या करें, फोकस करें। इसके अलावा जैसे आपके स्कूल में अलग अलग तरह के जो कार्यक्रम हैं, वो कार्यक्रम जब करवाए जाते हैं, वो भी क्या करते हैं, ठीक है, तो जितनी भी प्रतियोगिताएं आपने देखी हैं, चाहे वो भाषण प्रतियोगिता है, चाहे वो किसी प्रकार के त्योहार का सेलिब्रेशन है, चाहे आप किसी प्रकार की जयंती बना रहे हैं, ठीक है, चाहे किसी स्पेशल डे का सेलिब्रेशन हो रहा है, ये सब चीजें क्या करेंगी, आपके अंदर सांस्कृतिक, आपका जो कल्चर है, आपकी जो आसपास के क्षेत्र में जो भी रीति रिवाज है, उनको ध्यान में रखकर आपको जोड़ने का प्रयास किया जाता है कि बच्चों को सिखाया जाए कि ऐसा होता है हमारे समाज में, ऐसा होता है हमारे क्षेत्र में, ये हमारे क्षेत्र की विशेषताएं हैं,
उनसे आपको जोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो हर एक तरह, तो कोई बच्चा अगर डांस में, पेंटिंग में आगे निकलना चाहता है, उसकी रुचि है उस क्षेत्र में, तो वो रुचि दबी ना रहे, इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से उसकी रुचि को बेहतर बनाया जाएगा और उसे उस क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। तो सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, किसी भी स्कूल का गठन करते हैं। दूसरा जो सिद्धांत है कि विद्यालय में भौतिक और मानवीय संसाधनों का समन्वय होगा, कि आपके लिए विद्यालय में भौतिक चीजों के आधार पर, भौतिक मतलब वस्तुओं के आधार पर, कि जैसे बैठने के लिए फर्नीचर होता है, आपके उपयोग के लिए वस्तुएं होंगी, बोर्ड होते हैं, ठीक है, आपको बुक्स अवेलेबल कराई जाती हैं, और संसाधन जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं विद्यालय में, कि किसी बच्चे की अगर म्यूजिक के प्रति रुचि है, गेम्स के जो इंस्ट्रूमेंट होंगे, हर एक चीज जो आपको विद्यालय में देखने को मिलती है, जैसे आपके क्लास में पंखे, टीवी, टेबल, कंप्यूटर, जो कुछ भी है वो सब क्या है, वस्तुएं हैं, और वो वस्तुएं आपको क्या देंगी, सुविधा देंगी, आपके काम को सरल बनाएंगी, आपको सीखने के नए अवसर देंगी। मानवीय संसाधनों से क्या समझते हैं कि जितने भी आपके पास अध्यापक हैं वो सब क्या है, मानवीय संसाधन। तो उनके अपने जो अनुभव हैं, उन्होंने जीवन में जो कुछ सीखा है, उस आधार पर वो आपको अपनी आपके वास्तविक जीवन से जोड़कर सिखाने का प्रयास करते हैं। तो स्कूल संगठन के द्वारा मानवीय संसाधनों और भौतिक संसाधनों की क्या की जाती है, दोनों के बीच में एक बेहतर संतुलन बनाकर आपको जो है सिखाने का प्रयास किया जाता है, ताकि उचित और सही इस्तेमाल जो है संसाधनों का व्यक्ति के द्वारा किया जाए। मतलब जितनी भी चीजें आपके विद्यालय में आपके लिए उपयोगी हैं, अरेंज की गई हैं, तो शिक्षक उनका क्या करे, इस्तेमाल करे, आपके अंदर सही चीजों का समावेश करने के लिए, सही चीजों से सिखाने की आपको कोशिश करे। तो उन संसाधनों का क्या हो, दोनों के बीच में संतुलन हो और आपकी शिक्षा को बेहतर बनाया जा सके। फिर तीसरा जो हमारा सिद्धांत है स्कूल का, जो समाज है या स्कूल का जो ताना बाना है, समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, मतलब स्कूल में जितनी भी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं, वो सारी आवश्यकताओं को किसको ध्यान में रखकर, समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आपके लिए अरेंजमेंट की जाएगी। तो स्कूल से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं, अध्यापकों की नियुक्ति करने से लेकर जितनी भी सामग्री आपको उसकी स्कूल में उपलब्ध कराई जाती है, जिस मेथड से आपको पढ़ाया जाता है, जो पाठ्यक्रम आपको किताबों के रूप में लगवाया जाता है, अन्य जितनी भी आपको चीजें स्कूल में देखने को मिलती हैं, वो सब किसको ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, स्कूल उन सब चीजों को, समाज को ध्यान में रखे। ठीक है, तो हमेशा समाज की आवश्यकताओं के आधार पर, समाज की आवश्यकताओं के आधार पर, ठीक है, क्या करता है, विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो समाज में हमें किस प्रकार की शिक्षण विधि है जो बच्चों को सिखाने के लिए उपयुक्त होगी, आज के समय के बच्चों को सिखाने के लिए उपयुक्त होगी, वैसी शिक्षण विधियां। तो आपने देखा है कि हम टीचर्स ट्रेनिंग की बात करते हैं कि अध्यापकों को भी क्या दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए। ठीक है, कि उनको ट्रेनिंग दी जाए। ये ट्रेनिंग क्यों दे जाए हम, ताकि जो वर्तमान है हमारा, प्रेजेंट में जो बच्चों की, वर्तमान में जो बच्चों की आवश्यकताएं हैं, उन बच्चों की आवश्यकताओं को अध्यापक जो है वो क्या कर सके, पहचान सके, उसके अनुसार अपने कौशल को और विकसित कर सके। ठीक है, तो उनके कौशल को क्या करना, और विकसित करने का प्रयास जो है इसके माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हर एक चीज की व्यवस्था किसके आधार पर की जाएगी, हमारे जो समाज है उसके आधार पर की जाएगी, कि समाज को जिस चीज की आवश्यकता है विद्यालय में उन्हीं चीजों को शामिल किया जाता है। फिर है सहयोग के सिद्धांत की आवश्यकता। ठीक है, कि विद्यालय को क्या चाहिए, एक सहयोग चाहिए। सहयोग किसका, माता पिता का, समुदाय का, समाज का। तो प्रजातांत्रिक प्रणाली में सहयोग के सिद्धांत का बहुत महत्व है। ठीक है, कि आपने डेमोक्रेटिक कंट्री की बात कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है आपके समाज में। तो इसी प्रकार से उस समाज में हमारा जो विद्यालय है, हमारा जो स्कूल है, उसे क्या चाहिए, सहयोग चाहिए। ठीक है, और ये सहयोग किसका होगा, माता पिता का, एक अभिभावक को। ठीक है, और ये माता पिता क्या है, हमारे समुदाय का, हमारे समाज का ही क्या है, एक
हिस्सा हैं, तो जब तक वो सहयोग नहीं करेंगे किसी भी विद्यालय को संचालित कर पाना क्या है, मुश्किल कार्य है। तो इसलिए स्कूल का संपूर्ण संगठन इस सिद्धांत को अनुसार जो है वो कार्य करे कि इस सिद्धांत के कारण ही स्कूल में मुख्य अव्यापक शिक्षा, विद्यार्थी, अन्य कर्मचारी, अभिभावक, स्थानीय समाज सदस्य, शिक्षा अधिकारी सभी मिलकर क्या करेंगे, कार्य करेंगे, ताकि हम क्या कर सके, विद्यालय को बेहतर तरीके से चला सकें। ठीक है, तो सहयोग होना चाहिए, ठीक है, विद्यालय को संचालित करने में। ठीक है, किसका, विद्यालय के जितने भी स्टाफ सदस्य हैं, ठीक है, जितने भी स्टाफ के सदस्य हैं उनका सहयोग हो। ठीक है, विद्यार्थी का सहयोग है। ठीक है, समाज और हमारे अभिभावकों का सहयोग होना चाहिए। तो मिलकर जब हम क्या करेंगे, समस्याओं को सुलझाएंगे, तो बेहतर और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए कर सकते हैं। फिर शिक्षा में क्या होना चाहिए, लचीलेपन का सिद्धांत होना चाहिए। ठीक है, कि शिक्षा कभी भी रिजिड नहीं होती है, कभी भी सख्त नहीं होती है, वो क्या है, बदलती रहेगी। तो जैसे समाज की आवश्यकताएं बदलती हैं, समाज के लोगों की आवश्यकताएं बदलती हैं, इसी प्रकार शिक्षा की व्यवस्था और शिक्षा के तरीके और माध्यम भी जो है वो बदलते हैं, शिक्षा में परिवर्तन होता रहता है। तो स्कूल संगठन हमेशा कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, कि जो भी बदलाव समाज में आ रहा है उसके अनुरूप वो क्या करे, अपनी शिक्षा में, अपनी शिक्षा के तरीकों में, अपनी व्यवस्थाओं में क्या लेकर आए, परिवर्तन लेकर आए, ताकि भविष्य में समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सके, शिक्षा में नई चीजों का गठन कर सकें। ठीक है, तो अगर कहीं पर पुनर्निर्माण की आपको लगता है कि आवश्यकता है, कुछ नया बनाने की आवश्यकता है, शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता है, तो वो बदलाव सरलता से लेकर आया जा सके। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं होता कि पुराने समय से चला आ रहा था हम तो ऐसे ही चलाएंगे, नहीं, आपकी आवश्यकता है, आप आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि प्राचीन समय से लेकर अब तक जो आपको वर्तमान में शिक्षा प्रणाली देखने को मिलती है, बहुत सारे बदलाव आपने अब बदलाव देखे हैं वर्तमान में। ठीक है, कि समय के अनुसार, ठीक है, कि समय के अनुसार भी बदलाव हो सकता है, आपकी आवश्यकता के आधार पर भी बदलाव हो सकता है, रुचि के आधार पर भी बदलाव हो सकता है। तो आपने देखा विषय बदल रहे हैं, बहुत सारे विषय आपने देखा, बहुत सारे विषय जो पहले पढ़ाए जाते थे अब आपको देखने को नहीं मिलते हैं, और अब कुछ नए विषय आपको पढ़ने को मिलते हैं, जैसे रीजनिंग हो गई। ठीक है, जो सामान्य रूप से पहले नहीं देखने को मिलती थी। कंप्यूटर आपके लिए एक विशेष जो है वो सब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, इसके अलावा मोरल साइंस, मोरल एजुकेशन, ठीक है, मोरल एजुकेशन भी एक विषय के रूप में आपको देखने को मिलता है, जो पहले नहीं होते थे। तो क्यों, क्योंकि हमारी समाज की आवश्यकता है कि बच्चों के अंदर तार्किक शक्ति का निर्माण करना है, बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना है। ठीक है, बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज का निर्माण करना है। तो एक सब्जेक्ट के रूप में हम क्या कर लिए, इनको अपने शिक्षा का एक रूप बना लिया। तो हमने इसे क्या किया, अपनी आवश्यकता के आधार पर बदल लिया। फिर बाल केंद्रित स्कूल संगठन, कि हमेशा जब भी शिक्षा की स्थापना की जाए, शिक्षा की व्यवस्था की जाए, वो बच्चों पर आधारित होनी चाहिए, बच्चों की रुचि पर आधारित होनी चाहिए, बच्चों की आवश्यकताओं के आधार पर। तो स्कूल संगठन हमेशा इस बात को याद रखे कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, और इसके साथ साथ समाज केंद्रित भी होनी चाहिए, कि समाज में, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं अब वो आगे जाकर समाज का ही हिस्सा बनेंगे। तो समाज की आवश्यकताओं के आधार पर बाद में बच्चे को ये ना लगे कि समाज में कुछ अलग ही चल रहा है, मैंने जो देखा है, मैंने जो पढ़ा है वो बिल्कुल अलग है। तो ऐसा उसके मन में क्या ना आए, अभाव ना आए। तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं, बाल केंद्रित और समाज केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। इसका कारण ये है कि स्कूल स्थापना समाज के द्वारा की जाती है, तो समाज के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। और स्कूल को हम लघु समाज कहते हैं, क्योंकि उसी समाज से हम चीजों को सीख कर अपने वास्तविक समाज में आएंगे और वहां पर अपनी शिक्षा का, अपने ज्ञान का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों के विकास की सुविधाओं की व्यवस्था के साथ साथ समाज की प्रगति के लिए भी हमारे स्कूल में क्या होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। और ये हमारी समाज की प्रगति के लिए क्या है, बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो ऐसी सुविधाएं की अगर हम व्यवस्था करते हैं तो ये क्या करता है, बेहतर शिक्षा व्यवस्था जो है विद्यालय में, ठीक है, बेहतर शिक्षा की हम क्या कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं, जो बच्चे के लिए भी
वह समाज के लिए, दोनों के लिए क्या होगी, उपयुक्त होगी। ठीक है, दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति इससे हम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे शिक्षा के कुछ सिद्धांत थे जिस आधार पर हमें क्या करनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास